डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे। ये बात 2002 या 3 की रही होगी। सर्दियों के दिन थे और वह जम्मू आए हुए थे। अपने निजी निवास बठिंडी में रुके हुए थे। ये कहानी मुझे जम्मू की एक बहुत ही मशहूर शख्सियत ने बताई थी कुछ साल पहले, और इस कहानी में जिक्र था देवेंद्र सिंह राणा का। आज वो हमारे बीच नहीं हैं, मगर उनकी बहुत सारी बातें याद आ रही हैं। तो क्यों ना जितनी यादें और जितने किस्से मेरे पास हैं मैं आपके साथ साझा करूं, ताकि आप भी जान पाएं कि एक हरफन मौला शख्सियत थे देवेंद्र सिंह राणा। एक ऑलराउंडर, जहां जाते वहीं एडजस्ट हो जाते, दिल जीत लेते और सीढ़ी दर सीढ़ी आगे ही बढ़ते जाते। सर्दियों के दिन बठिंडी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का निवास, और सुबह एक शख्स डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का इंतज़ार कर रहा था। करीबन 6 साढ़े 6 का समय। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बाहर आते हैं, उससे मिलते हैं और उसे दूसरे दिन मिलने के लिए कहते हैं। वो चला जाता है। जब वो दूसरे दिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को सुबह मिलने आता है तो उन्हें लग रहा था कि शायद वो पहले शख्स हैं जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से सुबह मिल रहे हैं। मगर जब वो बठिंडी पहुंचते हैं तो वो क्या देखते हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर के बाहर एक शख्स उनका पहले से ही इंतज़ार कर रहा है। सूट बूट और गले में मफलर डाले हुए वो शख्स थे देवेंद्र सिंह राणा। उस शख्सियत ने मुझे जब ये कहानी सुनाई तो ये कहा कि आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि देवेंद्र सिंह राणा अपने लक्ष्य के कितने पक्के थे। किसी भी कीमत पर अपने लक्ष्य को पाने जैसी एक हिम्मत, एक एनर्जी जो उनमें थी, शायद ही किसी दूसरी शख्सियत में हो। और ये एक पॉजिटिव चीज़ होती है कि अपना लक्ष्य साधना और फिर उसे पाने के लिए मेहनत करना। और उसके लिए वो एक मास्टरमाइंड आदमी भी थे। जैसे मैंने पहले कहा, वो एक हरफन मौला तो थे ही थे। चेहरे पे मुस्कुराहट, बातों में बेबाकपन और पूरी तरह से खुलकर मिलने वाले देवेंद्र राणा। अगर वो किसी से नाराज़ भी होते थे तो कभी भी चेहरे पर, मुंह पर नहीं बताते थे। शायद दिल में ही बातें रखते होंगे। मगर देवेंद्र सिंह राणा से लोग इतनी दहशत करते थे कि एक बड़ी शख्सियत थी। उन्हें लगता था कि एक जुझारू नेता के साथ साथ वो एक जम्मू शहर के बढ़ते हुए व्यवसायी भी हैं, मीडिया टाइकून भी हैं। यानी कि एक पर्सनैलिटी के अंदर ही बहुत सारी पर्सनैलिटीज़। ऑलराउंडर तो वो थे ही थे। देवेंद्र राणा से रीसेंट ईयर्स में मेरे 2 इंटरव्यू हुए। एक 2022 में जब वो बीजेपी में आ चुके थे, एक 2021 में जब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में उनका आखिरी साल था। दोनों ही इंटरव्यूज़ में देवेंद्र सिंह राणा ने मेरे सवालों के बखूबी जवाब दिए और अपनी ऑपोजिशन पार्टीज़ को खुल के लताड़ा। उनमें एक कला थी कि वो जिस पार्टी के साथ होते थे ऑपोजिशन के ऊपर खूब बरसते थे, और लॉजिक के साथ उनके पास पॉइंट्स भी होते थे किस बात का जवाब कैसे देना है। पहले आप मेरे दोनों इंटरव्यूज़ की झलकियां सुनिए। मैं दोनों इंटरव्यूज़ अलग अलग डिजिटल पोर्टल्स के लिए किए हैं, मगर शख्सियत एक ही थी, देवेंद्र राणा। दोनों जगह उनकी पार्टीज़ अलग अलग थी। ये सुनने के बाद हम उनके कुछ यादें और कुछ किस्से आपको सुनाते हैं। आने वाले चुनाव जब होंगे, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस अक्सरियत से सामने आएगी। इन चुनावों के नताइज ने ये वाज़े कर दिया है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो जम्मू कश्मीर की पार्टी है, जम्मू कश्मीर के लोगों की पार्टी है। और आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सुनामी बनकर उभरेगी और एक मजबूत तरीन तरीके से एक स्टेज आई जहां लगा कि शायद अगर रास्ते बदलें तो टकराव नहीं होगा। अगर इनके नेतृत्व में जम्मू को अपना हक नहीं मिला तो मैं समझता हूँ या तो हमारी नालायकी होगी, क्योंकि वो वहाँ बैठे जो हैं वो जम्मू कश्मीर को मजबूत करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ वो एक बिटर ट्रूथ है। फिर जब नेतृत्व को भी एतराज़ होने लगा तो मैंने समझा कि वक्त आ गया है
के रास्ते बदल दिए जाए। आज भी जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं आपसे बहुत नजदीक हैं, नहीं, मैं आपसे लगातार बात होती है। मेरे साथ किसी की बात नहीं होती, मैं किसी का नज़दीक नहीं हूँ। पिछले 70 साल से कश्मीर ने जम्मू कश्मीर के लिए एक नैरेटिव दिया, एक जम्मू से नैरेटिव बनना चाहिए पूरे जम्मू कश्मीर। देवेंद्र सिंह राणा एक हरफन मौला, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा। शुरुआत 1965 में जन्म हुआ और 90 तक देवेंद्र सिंह राणा को कोई अधिक लोग नहीं जानते थे। उस समय भी वो बहुत युवा थे, करीबन 25-26 साल के। और फिर 90 के दशक में हम चलते हैं और पहले शुरुआत करते हैं देवेंद्र सिंह राणा का राइज एज ए बिजनेसमैन। एक दशक बाद फिर हम आपको बताएंगे वो सियासत में कैसे आए। देवेंद्र सिंह राणा शुरू से ही अपॉर्चुनिस्ट थे, और अपॉर्चुनिस्ट होना एक पॉजिटिव शब्द होता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ को प्लान करना, उनके तक पहुंचना, उसके लिए मेहनत करना, उसके लिए प्लानिंग करना, ये बहुत कम लोग कर सकते हैं। सोचते तो बहुत लोग हैं, सपने बहुत लोग देखते हैं, उन्हें पूरा करने के लिए एक कड़ी को दूसरी कड़ी से जोड़ना ऐसे बहुत कम लोगों को आता है, जो शायद देवेंद्र राणा को बखूबी आता था। उन्होंने अपनी शुरुआती दिनों में, जब उन्हें जम्मू शहर में कुछ लोग जानना शुरू हुए, सबसे पहले एक रेस्टोरेंट शुरू किया था डोगरा चौक में। बहुत कम लोग शायद जानते होंगे कि देवेंद्र राणा मोटर व्हीकल के बिजनेस में आने से पहले खाने पीने के बिजनेस में, यानी कि एक रेस्टोरेंट भी चलाते थे। वो रेस्टोरेंट करीबन 1-1.5 साल उन्होंने चलाया डोगरा चौक में, और उसी समय तकरीबन जम्मू कश्मीर में हालात बदल रहे थे। मिलिटेंसी का दौर था, जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल लग चुका था, और जम्मू में 2 ही अखबारों का दबदबा होता था, एक कश्मीर टाइम्स और एक डेली एक्सेलचर। मगर सियासत चला करती थी उस समय कश्मीर टाइम्स से। कश्मीर टाइम के चेयरमैन वेद भसीन साहब थे, जिनके तकरीबन कश्मीर के बड़े नेताओं से अच्छे संबंध थे। उस समय जम्मू में एक कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे, बलविंदर सिंह बल्ली। शायद आपने ये नाम पहले भी कई बार सुना होगा, क्योंकि बलविंदर सिंह बल्ली हार्डकोर कांग्रेसी तो थे ही थे, साथ ही साथ उनमें एक खासियत थी नेता बनाने की। उन्होंने कई नेता बनाए। खुद तो वो इतने बड़े नेता नहीं थे, मगर उनके रिलेशंस कांग्रेस में इतने स्ट्रांग थे कि वो जिसको चाहते उसको आगे पहुंचा देते। क्या फिर वो हमारे डुग्गर की शान रहे MP मदन लाल शर्मा हों, या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कदावर नेता, जो आज BJP के भी कदावर नेता थे, देवेंद्र सिंह राणा हो। देवेंद्र सिंह राणा बलविंदर सिंह बल्ली के संपर्क में आए, और सबसे पहले उन्होंने कश्मीर टाइम जाना शुरू किया उनके साथ। मैंने जैसे आपको पहले कहा, देवेंद्र सिंह राणा युवा अवस्था से ही बहुत समझदार और बहुत ही होनहार थे। उन्हें पता था रिलेशंस कैसे बनाने हैं। वो धीरे धीरे कश्मीर टाइम्स के रिपोर्टर से लेकर चेयरमैन तक पहुंच गए, और उन्होंने सियासत को समझना शुरू किया। हालांकि देवेंद्र सिंह राणा ने कभी भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं की, मगर एक समय ऐसा भी था, और हमें कुछ कांग्रेस के नेता भी बताते थे कि देवेंद्र सिंह राणा का नाम युवा कांग्रेस के लिए चल रहा था एक बड़े पद पर, मगर किसी कारणवश वो कांग्रेस में नहीं गए। साथ ही साथ देवेंद्र सिंह राणा अपने बिजनेस को भी आगे बढ़ा रहे थे। रेस्टोरेंट का बिजनेस नहीं चल पाया तो उन्होंने 2-3 और बिजनेस पे भी हाथ आजमाया, मगर जब नहीं कुछ हो पाया तो देवेंद्र सिंह राणा ने BC रोड पर एक छोटा सा व्हीकलेड नाम से मोटर वर्कशॉप शुरू की, यानी कि कारों की वर्कशॉप। उस समय कार्स बहुत ज़्यादा लोगों के पास 90 के दशक में नहीं हुआ करती थी, और मारुति का नया नया आगमन हुआ था। फिएट और एम्बेसडर भी लोग ठीक करवाने के लिए दिया करते थे। देवेंद्र सिंह राणा इतने मेहनती थे कि बावजूद इसके कि वो मालिक थे उस फर्म के, मगर वो खुद ही ढांगरी पहन के गाड़ियाँ ठीक करने लग जाते, गाड़ियाँ धोने लग जाते। ऐसा उनको करते हुए मैंने खुद भी अपनी आंखों से 1-2 बार देखा है। उस समय मैं एक स्टूडेंट था और अभी मीडिया में नहीं आया था जब मैंने देवेंद्र सिंह राणा का वो रूप देखा। फिर दौर आया करीबन 2003-4 का, जब जम्मू में सिटी केबल का दौर ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा था, और सिटी केबल के बाद अब अलग अलग चैनल्स की बात हो रही थी। जम्मू में पहला केबल चैनल JK चैनल के नाम से आया, और सिटी केबल ख़त्म हुआ तो सिटी केबल की जो उस समय फ्रेंचाइजी थी वो भी बदली, और टेक वन TV शुरू किया और पार्टनरशिप में केबल भी चलाना शुरू कर दिया। अब देवेंद्र सिंह राणा एक बिजनेसमैन के साथ साथ एक मीडिया के बिजनेस में भी आ चुके थे। अब दौर था और उन्हें इंतज़ार था पॉलिटिक्स में आने का। अभी तक देवेंद्र राणा नेशनल कॉन्फ्रेंस में
ज्वाइन तो कर चुके थे मगर बड़ा नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस का नहीं थे। देवेंद्र राणा धीरे धीरे फारूक अब्दुल्ला से होते हुए उमर अब्दुल्ला तक जो है दोस्ती का हाथ बढ़ा चुके थे। अब वो उनके करीबी हो रहे थे। वहीं दूसरी ओर गुलाम नबी आज़ाद जो उस समय मुख्यमंत्री बनने ही वाले थे 2005 में, उनके साथ भी देवेंद्र सिंह राणा के अच्छे संबंध थे। अपने परिवार में सियासत में आने वाले देवेंद्र सिंह राणा पहले शख्स थे, चाहे वो अपने तीनों भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके पिता राजेंद्र सिंह चीफ इंजीनियर रिटायर हुए थे और तब देवेंद्र राणा रेहाड़ी से शिफ्ट करके गांधीनगर में अपना घर बना चुके थे। गांधीनगर के पॉश ग्रीन बेल्ट में घर बनाने के बाद देवेंद्र राणा ने अपना सर्कल भी बढ़ाया और वह जम्मू के अच्छे सियासी सर्कल में धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो गए। अब 2005 का समय आया जब पीडीपी और कांग्रेस की सरकार ने अपना मुख्यमंत्री बदला और गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने। गुलाम नबी आज़ाद के साथ देवेंद्र राणा की नज़दीकियां इतनी थी कि एक दिन जम्मू में एक कार्यक्रम में देवेंद्र सिंह राणा और गुलाम नबी आज़ाद एक साथ शामिल हो रहे थे। अचानक से पता चला कि देवेंद्र राणा के पिता राजेंद्र सिंह को कार्डियक अरेस्ट हुआ है, यानी कि हार्ट अटैक। गुलाम नबी आज़ाद ने तुरंत अपनी गाड़ियां भेजी उन्हें हॉस्पिटल लेके जाने के लिए, मगर अनफॉर्चुनेट ये रहा कि राणा साहब, बड़े राणा साहब राजेंद्र सिंह राणा साहब गुजर गए। उसके बाद देवेंद्र सिंह राणा नेशनल कॉन्फ्रेंस में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। फिर समय आया 2008 का, जब जम्मू कश्मीर में अमरनाथ लैंड रो एजिटेशन हुई। उस समय कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी, सबके खिलाफ जम्मू की जनता हो चुकी थी। मगर बावजूद इसके देवेंद्र सिंह राणा का जम्मू में इतना सर्कल था कि उनके खिलाफ ना तो ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ, ना ही उनके घर पे कभी पत्थरबाजी। देवेंद्र सिंह राणा उस समय तो चुप रहे, मगर उसी समय राइज हुआ देवेंद्र सिंह राणा के बड़े भाई डॉक्टर जितेंद्र सिंह का, जो आज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के मंत्री भी हैं और बीजेपी के एक बड़े नेता भी हैं। मगर तब तक डॉक्टर जितेंद्र सिंह केवल एक डॉक्टर हुआ करते थे और साथ ही साथ उन्होंने उस समय जम्मू की स्पोर्ट में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। मगर देवेंद्र सिंह राणा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ही अपनी ऑनेस्टी जारी रखी और वो उमर अब्दुल्ला के और नज़दीकी आते गए। 2008 के चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई और देवेंद्र सिंह राणा तब तक मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बहुत नज़दीकी हो चुके थे। इतने नज़दीकी कि उमर अब्दुल्ला ने उन्हें अपना पॉलिटिकल एडवाइज़र भी नियुक्त कर दिया और फिर लेजिस्लेशन में लाने के लिए, यानी कि चुनाव तो नहीं लड़े थे मगर उन्हें लेजिस्लेचर बनाया काउंसिल के रास्ते। एमएलसी का चुनाव देवेंद्र सिंह राणा जीते। अब देवेंद्र सिंह राणा 3 तरह से जम्मू में अच्छी खासी बड़ी शख्सियत हो चुके थे। एक तो अपने व्हीकलेट्स से जैमकश व्हीकलेट्स करके उन्होंने जम्मू के बीसी रोड के बाद छन्नी और छन्नी के बाद पठानकोट जैसे कई बड़े जो है शोरूम्स और वर्कशॉप्स शुरू कर दी थी। साथ ही साथ देवेंद्र सिंह राणा अपने टेक वन टीवी को भी आगे बढ़ा चुके थे और तीसरे नंबर पे वो सियासत में भी अच्छे खासे परिपक्व हो चुके थे। शुरू में जैसे मैंने आपको बताया कि देवेंद्र सिंह राणा को अपने लक्ष्य का पता होता था बहुत अच्छे से और ये भी पता होता था कि उसके तक पहुंचना कैसे है। इसमें उनको महारत हासिल थी। कहने को तो देवेंद्र राणा के जम्मू में बहुत सारे दोस्त थे, मगर उनके बहुत सारे नज़दीकी लोग ही ये कहा करते थे कि देवेंद्र सिंह राणा के दिल में क्या चलता है वो बहुत कम लोग जानते हैं। वो हर एक से हंसकर खुलकर मिलते थे और कभी भी गुस्सा नाराज़गी मुंह पर जाहिर नहीं करते थे। मगर देवेंद्र सिंह राणा किसके कितने नज़दीक हैं ये शायद वो भी नहीं जानता था जो उनके बहुत नज़दीक होता होगा। इसीलिए जम्मू शहर में देवेंद्र सिंह राणा की नज़दीकियाँ बहुत से लोगों से थी, मगर कौन उनके अधिक नज़दीक है ये शायद कोई नहीं जानता था। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल यही है कि करीबन 20 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहते हुए भी देवेंद्र सिंह राणा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ली और बीजेपी के बड़े नेताओं से भी उनकी नज़दीकियाँ उतनी ही रही। ऐसी शख्सियतें बहुत कम होती हैं जो हर एक के साथ हर सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट कर लें। फिर समय आगे बढ़ा तो 2014 का समय आया। 2014 तक
देवेंद्र सिंह राणा ना केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस के बल्कि जम्मू रीजन के भी एक बड़े नेता बन चुके थे और वो एक ऐसी शख्सियत थे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में होते हुए भी जम्मू की हर कास्ट, क्रीड, रिलीजन में बहुत ही पॉपुलर थे। वो बेबाकी से डोगरी बोलते, जय माता दी के जयकारे भी लगाते, हर तरह के कार्यक्रम में भाग भी लेते और बावजूद इसके नेशनल कॉन्फ्रेंस में होते हुए भी जम्मू में अच्छी खासी पॉपुलैरिटी रखते थे। उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2014 में जब पूरे देश में मोदी लहर थी और जम्मू में बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी, उस समय भी देवेंद्र सिंह राणा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर नगरोटा से जीत हासिल की। न केवल खुद जीत दर्ज की बल्कि बिश्नाह से भी एक और सीट निकलवाने में कामयाबी हासिल हुई। चाहे उस समय पीडीपी और बीजेपी ने मिलकर सरकार बना ली हो, मगर देवेंद्र राणा असेंबली में भी वैसे ही गरजते थे जैसे जम्मू के कोई और बड़े नेता। और एक और बहुत खास बात थी, प्रशासन में भी उनका होल्ड इतना ज़्यादा होता कि चाहे डिविजनल कमिश्नर या डीसी कोई भी होता, देवेंद्र सिंह राणा के एक फ़ोन कॉल पे कोई भी काम हो सकता था। उनका हर विभाग, हर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई खास अधिकारी रहता था। देवेंद्र सिंह राणा जनता के काम ही नहीं करते थे, उनकी छोटी मोटी मुश्किलों में भी उनके साथ रहा करते थे। एक बहुत खासियत थी उनमें, वो कभी भी किसी की खुशी या गमी मिस नहीं किया करते थे। छोटे से छोटा शख्स और बड़े से बड़ा शख्स, हर कोई देवेंद्र राणा के साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जुड़ा हुआ था। उनमें एक और बहुत खास बात थी, वो मीडिया के बहुत ही नज़दीकी थे। बावजूद इसके कि वो अपना एक मीडिया चैनल चलाते थे, वो कभी हिंदुस्तान टाइम्स के ऑफिस, कभी इंडियन एक्सप्रेस के ऑफिस, कभी आज तक के ऑफिस, तो कभी टाइम्स नाउ के ऑफिस में देखे जाते थे। बीइंग ए जर्नलिस्ट, मैंने उनके साथ 20 सालों में बहुत ही क्लोज इंटरव्यूज़ भी किए, 2 तो आपने देखे भी, और उसके बाद कई सारी ऑफ द रिकॉर्ड भी बातें हुई। उनको एक चीज़ का बहुत खास पता था कि किस पत्रकार से कितना बोलना है, कितना सुनना है, क्या बताना है, क्या नहीं बताना है, ऑफ कैमरा क्या कहना है और ऑन कैमरा क्या कहना है। उनकी शख्सियत ऐसी थी कि वो किसी को भी कोई भी बात कहते तो कोई मना नहीं करता। मेरी उनके साथ एक रीसेंट याद ये रही कि मैंने उनका 2022 में इंटरव्यू किया। इंटरव्यू करने के बाद मैं वहाँ से चला गया। मैंने उनसे एक बहुत ख़ास सवाल पूछा था उनके होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ अच्छे रिश्तों को लेकर। उन्होंने शाम को मुझे फ़ोन करके कहा कि आपने जो मुझे सवाल पूछा था उसके ऊपर जो मैंने जवाब दिया था वो बिल्कुल सच था, मगर मैं चाहता हूँ कि आप उसे मत टेलीकास्ट करें। मैंने उनसे कारण पूछे तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं अभी बीजेपी में नया आया हूँ, मैं नहीं चाहता कि बहुत लोगों तक कुछ अंदर की बातें पहुँचें। मैंने भी वो डिलीट कर दिया और राणा साहब को जो इंटरव्यू भेजा, उन्होंने उसके बाद मुझे कॉल करके कहा कि आपने मेरे कहने पे वो एक पार्ट डिलीट कर दिया है, बहुत धन्यवाद। मगर ये उनकी खासियत थी। देवेंद्र राणा हर किसी के साथ रिश्ता रखना जानते थे। मेरा उनके साथ काम करने का एक पर्सनल तजुर्बा भी रहा। 8 मार्च 2023 को देवेंद्र सिंह राणा का करीब मुझे शाम को 6 बजे फ़ोन आया। राणा साहब ने मुझे कहा कि मुझे आपसे एक बैठक करनी है, मीटिंग करनी है, आप मेरे घर आ सकते हैं। मैं करीबन 8 बजे उनके घर पहुंचा तो वो अपने ड्राइंग रूम में बैठे थे। ड्राइंग रूम के पीछे ही उनका एक दफ्तर हुआ करता था जो घर के अंदर उन्होंने बनाया था। मैं और राणा साहब करीबन वहाँ पौना घंटा बैठे और उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया टेक वन टीवी के लिए काम करने का। मैंने टेक वन टीवी ज्वाइन भी किया और करीबन 1.5 महीने बाद वहाँ से रिज़ाइन भी कर दिया। वो कारण मेरे निजी रहे, मगर जब मैंने आखिरी मीटिंग उनके साथ की रिज़ाइन करने के दिन, उस दिन भी देवेंद्र सिंह राणा साहब का मेरे साथ बिहेव वैसा ही था जैसे पहले दिन था। और उन्होंने मुझे वहाँ से निकलते हुए एक बात कही कि प्रोफेशनल रिलेशन जैसे भी रहे हों, पर्सनल रिश्तों में कभी भी बदलाव नहीं होना चाहिए, और ऐसा हुआ भी। 2023 से लेके करीबन 2024 के 31 अक्टूबर तक जब राणा साहब ने आखिरी सांस ली, हमारी 4 से 5 मुलाकातें भी हुई, मगर राणा साहब वैसे ही मिले जैसे वो पहले मिला करते थे। उनकी सेहत कुछ नासाज रह रही थी, मगर उनकी बातचीत के अंदाजे में कोई भी बदलाव नहीं था। एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि इस दुनिया से जाने से पहले वो करीबन 10 दिन तक जम्मू से बाहर रहे, मगर जम्मू से बाहर जाने के आखिरी दिन भी वो तालाब तिल्लो में गांदरबल आतंकी हमले में शहीद हुए शशि कांत अबरोल के घर भी गए। शशि भूषण अबरोल के घर जाने के बाद
वो वहाँ पर उन्होंने उसके परिवार के साथ संवेदना भी जताई और उन्हें कहा कि वो उनको हर संभव मदद देने के लिए भी तैयार हैं। उनकी एक और बहुत खासियत हुआ करती थी जो उनके बहुत सारे कलीग्स ने बताई, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहे हों या फिर बीजेपी के। देवेंद्र सिंह राणा अगर किसी एरिया में जाते और उस एरिया का विधायक कोई और होता तो उन्हें कॉल ज़रूर करके ये पूछते कि मुझे आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में या आपकी ज्यूरिस्डिक्शन में जाना है तो आप साथ चलेंगे या आपकी इजाज़त है। बहुत सारे लोगों ने हमें ये बात बताई, यहाँ तक कि वो बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद अगर किसी एरिया में जाते तो वहाँ के मंडल प्रधान तक को भी साथ लेके जाते और उन्हें इंट्रोड्यूस भी करवाते कि मैं इनके इलाके में आया हूँ इसलिए इन्हें साथ लेकर आया हूँ। देवेंद्र सिंह राणा सियासत के अलावा भी लोगों में बहुत पॉपुलर थे। क्या वो युवा राजपूत सभा हो, क्या वो महाजन सभा हो, क्या वो ब्राह्मण सभा हो, वो हर किसी के बहुत नज़दीक थे। हर तरह के कार्यक्रमों में शामिल होना उन्हें बखूबी आता था। देवेंद्र सिंह राणा फ़ोन डायरेक्ट उठाया करते थे और डायरेक्ट किया करते थे, ये भी उनकी एक बड़ी खासियत थी। कभी मिस कॉल भी होती तो शाम को फ़ोन कर देते। देवेंद्र सिंह राणा की एक और बहुत खासियत थी कि वो लोगों के साथ हंसी मजाक बहुत किया करते थे और जब हंसी मजाक किया करते थे तो कई बार अपने आप पे जोक्स कर दिया करते थे। उनका एक छोटा सा जोक मैं आपको सुनाता हूँ। करीबन 2006-07 का समय होगा, मैं हिंदुस्तान टाइम्स में था। उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता और फॉर्मर मिनिस्टर अजय सधोत्रा जी के घर एक ट्रेजेडी हुई थी और उनका पुराना घर टांगे वाली गली में हुआ करता था। राणा साहब उनके घर गए और पुराने शहरों में दरवाजे बहुत तंग हुआ करते थे। राणा साहब की सेहत उस समय बहुत अच्छी थी तो वहाँ दरवाजे के अंदर नहीं जा पाए, तो उन्होंने वहीं पर सबको कह दिया कि भाई ऐसे घरों में आना हो या तो मुझे दरवाज़ा खुला कर आना पड़ेगा या फिर मैं बाहर से ही अफसोस करूँगा। तो इस तरह की वो शख्सियत थे। वो कहीं भी कोई भी बात जब कर दिया करते थे तो लोग उनकी बातों को बहुत हल्के फुल्के से लेते थे क्योंकि लोगों के साथ जुड़ाव बहुत ज़बरदस्त तरीके से रखा करते थे। देवेंद्र सिंह राणा को शायद कुछ लोग पसंद ना भी करते हों, मगर बड़ी बात यह है कि उनके ऑपोजिशन के लीडर्स जो थे उनसे भी उनके इतने ही अच्छे संबंध थे जितने उनकी अपनी पार्टी के लीडर से रहे हों। चाहे देवेंद्र सिंह राणा उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से 2 साल से राजनीतिक तौर पर अलग थे, मगर कभी भी उन्होंने उनके बारे में कुछ ऐसा बयान नहीं दिया जिसके ऊपर उनको रिएक्ट करना पड़े। उमर अब्दुल्ला का जो ट्वीट आया वो बहुत इमोशनल करने वाला था। वहीं महबूबा मुफ्ती ने भी सबसे पहले एक्स पे लिखा कि देवेंद्र सिंह राणा की कमी हमेशा खलेगी। गुलाम नबी आज़ाद हों, गृह मंत्री अमित शाह हों या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हर किसी ने देवेंद्र सिंह राणा की असमय मृत्यु पर शोक जताया और उन्हें याद किया, क्योंकि उनके हर किसी से रिश्ते अपने ही हिसाब के हुआ करते थे। देवेंद्र सिंह राणा की बहुत सी यादें और बहुत से किस्से ऐसे हैं जो शायद हर किसी के पास होंगे और शायद अगर हम सुनाने लगें तो एक किताब भी लिखी जा सकती है और एक बहुत बड़ी मूवी भी बनाई जा सकती है। मगर फ़िलहाल जो मेरे दिल में, मेरे दिमाग में उनके लिए कुछ किस्से थे और उनकी शख्सियत की कुछ ख़ास बातें थीं, वो मैंने आपको बता दी। तो देवेंद्र सिंह राणा हमेशा यादों में रहेंगे, हमेशा दिल में रहेंगे। ये थी देवेंद्र सिंह राणा, एक हरफन मौला की कहानी, कुछ यादें, कुछ किस्से। अलविदा देवेंद्र सिंह राणा, आप हमेशा हमारे दिलों में, जम्मू की यादों में रहोगे। बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोग भी देवेंद्र सिंह राणा की शख्सियत के बारे में जान पाएँ। द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ की तरफ से देवेंद्र सिंह राणा को भावभीनी श्रद्धांजलि।